वाटर सोर्सेज रिजर्वायर्स बहुत कम है वहाँ पे। जियोग्राफिकल जो क्रॉप का पैटर्न है वो विदर्भ मराठवाड़ा का ही है। मतलब मैं ये कहूंगा कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में ऐसा कोई क्रॉप नहीं है आज के डेट में कि वो जो क्रॉप नहीं होता है। रेनफेड एरिया होने के कारण ये दो क्रॉप बिल्कुल उनके लिए सुटेबल है। दो ही क्रॉप बढ़िया आ सकते हैं उधर। नमस्ते भारत, स्वागत है आपका दानुका के हिंदी पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, आज हमारे साथ काफ़ी स्पेशल गेस्ट है। आज हमारे साथ है दानुका एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी से संजय सर। संजय सर नमस्ते। नमस्कार। आपका स्टूडियो बहुत बढ़िया है एकदम। तो बड़ा खुशी हो रही है कि मैं एक्चुअली यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स है, आपका तो डेली ना बैठना प्लांट्स के साथ ही है। एग्जैक्टली सर, कैसे हो आप? कैसे लग रहा है आपको दानुका के पॉडकास्ट शो में? सर एकदम बढ़िया लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं एक एग्रीकल्चर के हब में बैठा हूँ, खेत में बैठा हूँ, प्लांट्स और बिल्कुल एटमॉस्फेयर एकदम सुखद बढ़िया एकदम एटमॉस्फेयर है। एग्जैक्टली सर, आप इतने बड़े पोजीशन पे काम कर रहे हो, सीनियर डीजीएम की पोजीशन है। कहाँ से सर ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई थी? सर मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, एक्चुअली मैं बेसिकली एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर हुआ हूँ। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 1994 से। ओके। और मेरी पहली कंपनी धानुका है। ओके। धानुका से मैंने स्टार्ट किया 1994 में। तो जस्ट एज ए एमडीओ करके ज्वाइन किया था। आज मैं सीनियर डीजीएम पोजीशन पे हूँ और अलग अलग जियोग्राफी मैंने काम किया है। जैसे मेरी स्टार्ट मराठवाड़ा औरंगाबाद से हुई, फिर मराठवाड़ा खानदेश देखता था। जैसा जैसा मेरा प्रमोशन होते गया तो जगह भी बदलती गई। करेक्ट। फिर मैं 207 में मैं छत्तीसगढ़ भी गया। छत्तीसगढ़, हाँ, छत्तीसगढ़ भी देखता था। करीबन 12 साल मैंने छत्तीसगढ़ में पैडी के ऊपर जो हमारा नया क्रॉप था उसके ऊपर काम किया। वहां से फिर मैं दोबारा नागपुर आया, फिर विदर्भ और मराठवाड़ा देखने लगा। और जस्ट अभी 3 साल पहले अभी मैं पुणे में स्थित हूँ और वेस्टर्न महाराष्ट्र का आधा एरिया देखता हूँ। ओके। उसमें स्पेसिफिकली ग्रेप एरिया मेरे पास है। ग्रेप ओनियन, जैसे नगर डिस्ट्रिक्ट है, नगर, नासिक, पालघर, ठाणे, ये इस एरिया में मैं एज अ सेल्स डीजीएम करके। एग्जैक्टली सर, मैं मेरे पहले सवाल पर आता हूँ। सर आपने विदर्भ में भी काम किया है, राइट? सर वहाँ पर वाटर इशू बहुत होते हैं। यस। मतलब हर 1 साल 2 साल पे कुछ ना कुछ तो इशू होते ही रहते। सर वहाँ के वेदर में आपने कैसे काम किया? कैसे काम किया? सब बेटर है कि वहाँ पे जो ग्रेप्स है या फ्रूट्स है, करेक्ट, उनके ऊपर आप कौन सी प्रकार की प्रक्रिया करके उन्हें ग्रो कर रहे थे? सर एक्चुअली ऐसा है कि विदर्भ मराठवाड़ा ये टोटली रेनफेड एरिया है। एक्चुअली वाटर सोर्सेज रिजर्वायर्स बहुत कम है वहाँ पे। पूरी डिपेंडेंसी रेनफेड, मतलब जैसे ही खरीफ का जून जुलाई का बारिश आती है उसी के ऊपर सब डिपेंडेंसी होती है। और मेजर क्रॉप्स जो होते हैं वहाँ के विदर्भ मराठवाड़ा में वो स्पेसिफिकली कॉटन एंड सोयाबीन, ये 2 मेजर क्रॉप है। फ्रूट्स क्रॉप, वेजिटेबल फ्रूट्स क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी है। जैसा ग्रेप्स है, नागपुर जाओगे तो ग्रेप्स आपने सुना होगा कि नागपुर की संतरी फेमस है। लेकिन मेजर जो बिजनेस होता है वो कॉटन एंड सोयाबीन के ऊपर होता है। और पार्ट ऑफ जो मतलब आप छत्तीसगढ़ और एमपी या आंध्रा और एमपी को लगा हुआ एरिया है, उधर पैडी का बेल्ट है, तो पैडी का 3 क्रॉप मेजर होते हैं। अभी दिन ब दिन जैसे लोग मतलब रिजर्वायर, वाटर के रिजर्वायर बढ़ रहे हैं तो लोग वेजिटेबल पे भी आने लगे, ओनियन पे भी आने लगे। लेकिन कोई जो फार्मर की जो डिपेंडेंसी है ये दो क्रॉप के ऊपर ज्यादा है, जैसे कॉटन, सोयाबीन, एंड थर्ड क्रॉप पैडी आता है। करेक्ट। हाँ, तो ये मतलब वहाँ का जो जियोग्राफिकल जो क्रॉप का पैटर्न है वो विदर्भ मराठवाड़ा का ही है। एग्जैक्टली सर, जैसे मैंने मेरे पहले पॉडकास्ट में पूछा था कि ग्रेप्स के लिए वाटर इनटेक बहुत लगता है, करेक्ट? तो विदर्भ में तो पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस क्लाइमेट में इस जगह पे कैसे ग्रेप्स की खेती करते हैं? एक्चुअली उधर ग्रेप्स होता ही नहीं है। ओके। ग्रेप्स की क्रॉप होता ही नहीं है क्योंकि ग्रेप्स के लिए एक अलग एटमॉस्फेयर लगता है। पानी से ही कोई मतलब एक फ्रूट्स क्रॉप आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए कुछ एटमॉस्फेयर की जरूरत है, जो हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र में नासिक और अभी थोड़ा बढ़ने लगा है। कुछ पार्ट ऑफ मराठवाड़ा, जालना डिस्ट्रिक्ट में भी करने लगे हैं लोग ग्रेप्स की खेती। लेकिन विदर्भा में जाओगे तो विदर्भा में बिल्कुल भी नहीं है, खानदेश में भी बिल्कुल नहीं है। तो ये जो लगा हुआ एरिया है मराठवाड़ा का और नासिक का, जो उत्तर महाराष्ट्र बोलते हैं अपन, उस एरिया में तो लोग अभी कर रहे हैं। जैसे उस्मानाबाद में उधर ग्रेप्स की खेती बढ़ रही है, जालना का कुछ पार्ट है उधर ग्रेप्स की खेती बढ़ रही है। एक्चुअली उधर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स नहीं देखेंगे तो विदर्भा में संतरा ज्यादा है, सिट्रस है। ओके। वो मेजर है। और
बाकी ऐसा हॉर्टिकल्चर क्रॉप में बनाना होता है, जैसे आप जाओगे खानदेश में जाओगे तो बनाना का एक बहुत बड़ा ये है। करेक्ट भुसावल की आपने सुना होगा, भुसावल की केला जो फेमस है भुसावल, करेक्ट करेक्ट तो विदर्भ में वो बढ़ रहा है। करेक्ट। लेकिन जिस हिसाब से हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र में सभी टाइप के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, नॉट ओनली वेजिटेबल, फील्ड क्रॉप भी यहाँ पे है, जैसे कॉटन, सोयाबीन, ये पहले इधर हुआ नहीं करते थे, अभी इधर वो भी मतलब वेस्टर्न महाराष्ट्र में बढ़ने लगा। मतलब मैं ये कहूंगा कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में ऐसा कोई क्रॉप नहीं है आज के डेट में कि वो जो क्रॉप नहीं होता है। हाँ, तो कंपैरेटिवली देखेंगे तो रीचनेस जो है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भा से बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, अराउंड द ईयर क्रॉप्स लेते हैं। करेक्ट करेक्ट। और ये जो कंपैरिजन करेंगे विदर्भा मराठवाड़ा में, एक क्रॉप जाने के बाद दूसरा क्रॉप आएगा, चना आएगा, तो उसका भी कोई यील्ड और इसका रेट और इसका देखेंगे तो वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में रियली खेती अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, पानी अच्छा है और लोग मेहनती भी है। एग्जैक्टली सर, मैं फिर से विदर्भ के पॉइंट पे आता हूँ सर, आप फार्मर्स को क्या प्रेफर करोगे कि कौन से प्रकार की खेती वहां पर करनी चाहिए उस क्लाइमेट के अनुसार? नहीं, क्लाइमेट के अनुसार तो खेती बराबर कर रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लैंड होल्डिंग भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है पानी की। वो करने भी लगेंगे, समझो उन्होंने सोचा भी कि मैं साल में 3 क्रॉप लूं, लेकिन पानी ही उनको नहीं होता है, उतना सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो उनको डिपेंडेंट 2 क्रॉप के ऊपर रहना पड़ता है। कभी बरसात में बारिश अच्छी होती है तो 2 क्रॉप उनके सामने दिखते हैं, एक तो गेहूं या चना। करेक्ट। बारिश अच्छी होती है, पानी है, तो फिर लोग गेहूं की तरफ बढ़ते हैं। लैंड होल्डिंग ज्यादा होने के कारण क्या है कि लोग ज्यादा क्रॉप भी नहीं ले सकते, लैंड होल्डिंग ज्यादा है, लेबर का भी प्रॉब्लम्स है, तो फील्ड क्रॉप डाल दिया तो उसके ऊपर कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। करेक्ट। जो यील्ड आना है तो आते ही। करेक्ट सर, सेम क्वेश्चन फॉर मराठवाड़ा एरिया। मराठवाड़ा में जो फार्मर्स, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वहां पर वाटर इनटेक बहुत है, राइट? तो वहां के फार्मर्स ने कौन से प्रकार की खेती करनी चाहिए और कौन से सीजन में? एक्चुअली वहाँ पे दो ही सीजन होते हैं, एक तो खरीफ एंड रबी। खरीफ में जैसे ही बारिश, जून में बारिश होती है, जैसे मृग चालू होता है और मई होती है, तो उनके सामने 2 ही क्रॉप होते हैं, नंबर 1 कॉटन, सेकंड नंबर सोयाबीन। इसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हर साल होते रहता है, 5-10% का आगे पीछे होता है, डिपेंड करता है कि बारिश कब होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा ये दो जो क्रॉप है कॉटन और सोयाबीन, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, 5-10% का फर्क आता है। और उनके मतलब सॉइल के और क्लाइमेट के हिसाब से और वहाँ की जियोग्राफी और रेनफेड एरिया होने के कारण ये 2 क्रॉप बिल्कुल उनके लिए सूटेबल है। 2 ही क्रॉप बढ़िया आ सकते हैं उधर। एग्जैक्टली सर, मैं आपके कंपनी के जर्नी के ऊपर थोड़ा आता हूँ सर। कैसा अनुभव था आपने जब धानुका कंपनी जब ज्वाइन की थी, तभी के चैलेंजेस क्या थे और अभी के चैलेंजेस? सर बहुत फर्क है। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग जस्ट एज ए MDO करके मैंने ज्वाइन किया था, MDO एंड मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर। हमारा काम ये हुआ करता था कि हम लोग, एक हमारे पास बैग रहती थी कंपनी की, उसमें सब सैंपल वैम्पल, पोस्टर्स, बैनर्स, ये अपने लिटरेचर वगैरह, ब्रोशर्स वगैरह, और किसानों के पास जाके उनको नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना और उनको अवगत कराना कि इसका क्या काम है क्या नहीं है, तो वो काम करना यही काम था। नो डाउट कि धानुका में मेरे जो जर्नी अभी तक की बहुत अच्छी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जस्ट एज मैं मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर और था, और उसके बाद मेरे को हर 2 साल 3 साल में एक प्रमोशन मिलते गया। तो बट नेचुरल है कि मैं प्रमोशन मिला, मैं हाई अभी मतलब आज 30 साल हो गए, 30 साल से टिका हूँ। तो मेरी जर्नी आप समझ सकते हो कि आदमी कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल तो नहीं निकाल सकता। करेक्ट। तो एक एग्जाम्पल है कि मैं 30 साल तक यहाँ टिका हूँ, तो नो डाउट कि मेरे लिए बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं अभी तक। कि मतलब आप यकीन नहीं करोगे, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और इतना पूरा मतलब क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि आप कहीं भी जाओ, मतलब यहाँ बैठे हो तो आपको दुनिया का कुछ भी मिलेगा। करेक्ट। हम लोग उस समय जब कंपनी में, हमारी कंपनी बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, टर्नओवर भी मेरे को याद है कि जब 50 करोड़ का बिजनेस हमारे कंपनी का हुआ था, धानुका का हुआ था, तो हमने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया था। 100 करोड़ का किया था तो उससे ज्यादा बढ़िया। तो करते 44 साल में आज 1800-1900 करोड़ पे कहाँ पहुंची है कंपनी, पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली। और सबसे मेन है कि जैसे जैसे दुनिया मतलब बदलते गई,
मतलब जैसे चेंजेस होते गए तो हम लोग भी हमारे को चेंज करते रहे, और इसका जो मतलब पूरा जो श्रेय जाता है वो धानुका को जाता है, क्योंकि धानुका ने उस तरीके से हमको भी अपडेट करने की, अपग्रेड करने की कोशिश करी है। नहीं तो आज के जनरेशन में टक्कर देना एक 30 साल पहले जो काम करने वाला और आज ही इस मतलब 30 साल में मतलब 25 साल के बाद उनके साथ लोगों नए जनरेशन का साथ काम करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो नो डाउट धानुका के साथ जो मेरी अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है, और उसी के कारण मैं आज सीनियर डीजीएम तक पहुंच गया। एग्जैक्टली। और सबसे मेन तो ये है कि मैंने एंजॉय किया लाइफ, मतलब जो काम भी वो एंजॉय किया। मतलब जो काम जो एंजॉय करता है तो वो आदमी कभी भी अपने लाइफ में या कंपनी के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता। ट्रू। जिसने एंजॉय नहीं किया काम, वो तो फिर 2 साल 3 साल में कंपनी बदलते रहेगा। करेक्ट। एग्जैक्टली सर, आपने अभी जैसे बताया था कि उस टाइम पर जब आपने धानुका कंपनी ज्वाइन की थी, तभी आप डोर टू डोर जाके ब्रोशर हो या मार्केटिंग कंपनी की कर रहे थे, करेक्ट? आजकल के डिजिटल जमाने में आप धानुका का प्रेजेंटेशन कैसा रख रहे हो? मैं दो का कंपेरिजन करूँ तो एक बात बताता हूँ मैं आपको। डिजिटल के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है बहुत फंटास्टिक बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं कि विद इन सेकंड आप मतलब करोड़ों जनता के पास पहुंच सकते हो, लाखों लोगों के पास पहुंच सकते हैं। हम लोग जो काम करते थे, तो एक एग्जांपल बताता कि हमारा जस्ट एक लॉन्च 93 में 92-93 में एक यूनिट लॉन्च हुआ था। हम लोग काम कैसे करते थे, लोगों के पास ज्यादा लोगों के पास पहुंचने का जरिया क्या था हमारा, हम लोग शाम को बस स्टैंड पे जाते थे। बस स्टैंड पे जाके, क्योंकि बस स्टैंड पे शाम को जो बसेस चलती है वो देहात की चलती है, विलेजेस में जाने वाली, तो हम वहां जाके ऐसे जो बस में जाके बजा के उनको बजाते थे और लोगों को हमारे तरफ अटैक करते थे और बोलते थे कि ये ऐसा प्रोडक्ट धानुका ने यूनिट लाया, उसका इस्तेमाल करिए, ये करिए, और वो पर्ची बांटते थे। करेक्ट। ताकि ये जो 30-40 लोग बस में बैठे हैं तो एट ए टाइम उनके पास वो मैसेज जाए। तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट हम करते थे। ये तो एक एग्जाम्पल बताया मैंने। जो न्यूज़पेपर वाला रहता, न्यूज़पेपर वाले के पास जाके सुबह सुबह बस स्टैंड पे जाके वो न्यूज़पेपर पे अपना लिफलेट डालना ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे। इस तरीके का काम करना पड़ता। अभी तो आप एक बटन दबाओ तो सभी के पास मैसेज पहुंचता है। एग्जैक्टली। ये डिफरेंस आज के और उस जमाने का है। करेक्ट सर। संजय सर, काफी अच्छा लगा आपके साथ बात कर। धानुका के पॉडकास्ट शो की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका टर्नओवर और भी बढ़ जाए, यही मैं प्रार्थना करूंगा, और ऑल द बेस्ट।